महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराज थे और मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकत्र किया। महाराणा सांगा सही मायने में एक वीर योद्धा और शासक थे, जो आगे चलकर अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि महाराणा सांगा उस समय मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अजजा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से न सिर्फ दूसरों को प्रेरित किया, बल्कि एक योद्धा के तौर पर सर्वोच्च रहे। कहा जाता है कि राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग और न जाने कितने अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू को युद्ध में हराने के बाद और बंदी बनाए जाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा को लगभग 80 घाव लगे थे, फिर भी हार नहीं मानी। वहीं बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। वास्तव में उनका राज्य सिर्फ चित्तौड़ था, लेकिन मांडू के सुल्तानों के पतन के बाद उन्होंने बाकी स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। कहा जाता है कि अगर उनके उत्तराधिकारी भी यदि उनके जैसे ही वीर और योग्य होते तो शायद मुगलों का राज हिंदुस्तान में कभी नहीं होता। राणा सांगा ने कुल 100 लड़ाइयां लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख, हाथ और पैर खो गए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपने साम्राज्य को उत्तर में पंजाब के सतलज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों के 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल पर राणा सांगा ने हिंदू साम्राज्य कायम किया था। उस समय इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था और उत्तर में राणा सांगा का साम्राज्य। इससे पहले उन्होंने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया और मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा सांगा ने परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। राणा 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिन्हें हिंदू पद की उपाधि दी गई। इतिहास में इनकी गिनती महानायक और वीर के रूप में की जाती है। वहीं मुगल शासक बाबर, जो धीरे धीरे छोटी छोटी सल्तनतों को अपने कब्जे में लेने के बाद देखते ही देखते भारत को पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत में बदल दिया। 21 अप्रैल 1526 को तैमूर का वंशज बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर उसे मार डाला। वहीं खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया कि उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों द्वारा गोली मारी गई। कस्तूरी के शोर से राजपूत सेना के घोड़े और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिसके कारण वह अपने ही लोगों को रौंदने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था, जिसके बाद उन्होंने मुगल गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों के बीच 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही।
इस दौरान मुगलों ने राजपूत राजाओं पर कस्तूरी और तीर से फायर किया, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में जवाबी कार्रवाई की। वहीं बाबर ने अपने प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। 2 बार मुगल सेना ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण मुगल सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग इसी समय राजा शिलादित्य तोमर अथवा सिलहदी तोमर की सेना ने राणा की सेना को छोड़ दिया और बाबर के पास चली गई। अचानक सिलहदी के दल बदल से राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वो बेहोश हो गए, जिससे राजपूत सेना में भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई में खामोशी छा गई। बाबर ने अपने संस्मरणों में इस घटना को 1 घंटे के लिए अर्जित किया है और खुद को काफिरों के बीच रहने की बात कहकर लिखा है, जिसके बाद राणा सांगा की जगह सरदार राणा अजजा ने राजपूत सेना का नेतृत्व किया, जबकि उस समय राणा को उनके भरोसेमंद लोगों के एक समूह द्वारा छिपा लिया गया। झल्ला अजजा एक कमजोर जनरल साबित हुए, क्योंकि वह अपने कमजोर केंद्र को अनदेखी करते हुए मुगल सेना पर हमला करना जारी रखे, लेकिन राजपूत मुगल सेना को तोड़ने में विफल रहे और उनका केंद्र मुगल केंद्र के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार किया है कि खानवा के युद्ध में राजपूतों और उनके सहयोगियों को हराया गया, जिसमें शवों को बयाना, अलवर और मेवात तक पाया गया। एक लंबी लड़ाई में मुगल थक चुके थे और बाबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन युद्ध के मैदान में इस अचानक से हुई जीत के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ी का एक टावर बनाने का आदेश दिया। टावर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक महान जीत दर्ज करना नहीं था, बल्कि विरोधियों को आतंकित करना भी था। इससे पहले इसी रणनीति का उपयोग बाबर ने बाजौर युद्ध में अफगानों के खिलाफ किया था, जिसके बाद पानीपत की तुलना में यह लड़ाई अधिक ऐतिहासिक हो गई, क्योंकि इसने राजपूत शक्तियों में मरने के डर को पुनर्जीवित करते हुए इसे तैयार किया था। इसके बाद वह उत्तर भारत का निर्विवाद बादशाह बन गया। वहीं केवी कृष्णा राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उसे भारत में एक विदेशी शासक मानते थे। वहीं वह दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए भी ऐसा करना चाहते थे। राणा सांगा को अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का समर्थन किया था, लेकिन 30 जनवरी 1528 को सांगा की अचानक मृत्यु ने बाबर और मुगल बादशाह के लिए भारत में रहने और राज करने का भाग्य सुनिश्चित कर दिया। कहा जाता है कि राणा की मौत उनके सरदारों द्वारा जहर देकर किया गया। वहीं उनके वंशजों में भी कोई सांगा की तरह नहीं था, जिसकी वजह से राणा का बनाया किला धीरे धीरे ढहता चला गया और मुगलों का जोर पूरे भारत में बढ़ता चला गया।